मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने गोलीय दर्पण के लिए F बराबर R/2 को प्रमाणित किया था, जिसमें हम लोगों ने अवतल दर्पण से किया था और उत्तल दर्पण का होमवर्क दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो समतल दर्पण आप जानते हैं कि आपके घर में जो आईना लगा हुआ होता है वह समतल दर्पण होता है। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो सबसे पहले हम समतल दर्पण बना लेते हैं। यह है हमारा समतल दर्पण। ठीक है, और ये हमने एक रेखा खींच दिया जो मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब हमने एक वस्तु लिया, ये वस्तु है, ये जब टकराएगा किससे, दर्पण के मुख्य यहाँ से बिल्कुल पीछे पीछे पर टकराएगा, तो जितने कोण पर जा रहा है उतने कोण पे आपको पता है बाहर निकल जाएगा। जितने कोण पे गया उतने कोण पे, क्योंकि आप जानते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। फिर जिस कोण पे यहाँ से निकला उसी कोण पे वो पीछे की तरफ बढ़ेगा, और पीछे की तरफ बढ़ने के बाद जितना दूरी पर ये था सेम उतने ही दूरी पर वह एक प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। सेम उतने ही दूरी पर वह एक प्रतिबिंब का निर्माण करेगा कि नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है समतल दर्पण द्वारा बिल्कुल जितना साइज का वस्तु होता है उतने साइज का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, ये क्या है, तो वस्तु है, वस्तु A B, और ये हो गया A डैश और B डैश, ये हो गया प्रतिबिंब, ये दर्पण हो गया। ये वाला पार्ट आपका हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। तो ये आप लोगों ने चित्र बना लिया। अब यहाँ चित्र पे क्या क्या विशेषताएं लग रही है हम लोग को यहाँ लिखते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता हमारी क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु, जैसे पहले शुरू करते हैं, जैसे करके एक एक करके शुरू करते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु को दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे काल्पनिक, दर्पण के पीछे का मतलब होता है काल्पनिक तथा सीधा बनता है, ठीक है। तीन चीज हमने इसमें लिखा, क्या क्या लिखा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हो गया काल्पनिक, काल्पनिक क्यों है, क्योंकि ये डैश करके है, दर्पण के पीछे है तो आपको पता लगा काल्पनिक, तथा सीधा बनता है, मतलब जिस तरह ये है सेम उसी तरह से ये बन रहा है। ये भी इसका ऊपर है, ये भी उस पर है। मैंने जैसे बोला सीधा का मतलब हमारा सिर ऊपर, तो उसमें भी सिर ऊपर ही रहेगा, पर तो उल्टा में क्या होगा, तो सिर ऊपर तो पैर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काल्पनिक तथा सीधा बनता है। दूसरा नंबर क्या हम देखेंगे कि जो वस्तु का साइज होता है वो प्रतिबिंब के साइज के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा तो आपको समझ में आ गया, बराबर है बिल्कुल, ठीक है। फिर तीसरा आपने देखा जितना दूरी पे वस्तु होता है उतने दूरी पर प्रतिबिंब भी होता है, अर्थात
वस्तु से दर्पण की दूरी, ठीक है, वस्तु से दर्पण की दूरी प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी के बराबर होता है, ठीक है। या हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वस्तु लिख दीजिए, यहाँ पर प्रतिबिंब लिख दीजिए। प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी वस्तु से दर्पण की दूरी के बराबर होता है, अर्थात ये वाला जो पार्ट है दूरी का, वो वाले इस वाले दूरी के क्या होगा, एकदम बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज देखा। पहला चीज क्या देखा, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा बनता है, दूसरा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, दिख रही है, और तीसरा नंबर हमने देखा कि प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी वस्तु से दर्पण की दूरी के बराबर होती है। क्लियर है। अभी हमने पढ़ा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब यही चीज हम गोलीय दर्पण में देखेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करने से पहले हमें कुछ नियम के बारे में जानकारी होना चाहिए कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण करते समय हमें क्या-क्या किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, मतलब गोलीय दर्पण, सॉरी यहाँ गोलीय दर्पण लिख दीजिएगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो क्या क्या नियम है, तो पहला नियम है दिए गए गोलीय दर्पण को प्रकार की सहायता से बनाते हैं। मतलब आपके पास प्रकार है, उसमें पेंसिल लगा के आपको प्रकार की सहायता से गोलीय दर्पण को बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने प्रकार लिया और प्रकार से मैंने इसको यहाँ बना दिया। ये कौन सा दर्पण हो गया, तो आपको पता होगा ये अवतल दर्पण है कि नहीं है। और एक उत्तल दर्पण मैंने बना दिया इस टाइप से, ठीक है। हम क्या करें, प्रकार की सहायता से इसको बना देंगे। फिर दूसरा नंबर लाइन क्या करता है कि पहले दर्पण एक पूरा ये बना देते हैं, पूरा ये दर्पण ये बन गया, ठीक है। अब हम दूसरा लाइन पढ़ते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदु P, C और F को अंकित करते हैं। पहले मुख्य अक्ष खींच देते हैं। तो मुख्य अक्ष हमने पढ़ा था कि डंडा सीधा जो जाएगा वो मुख्य अक्ष होगा, जैसे ये रहा मुख्य अक्ष है। हमने मुख्य अक्ष खींच दिया, उस मुख्य अक्ष पर हमको P, C और F को अंकित करना है। तो करने का तरीका आपको बताया था मैंने, क्या कि जिस बिंदु से आप रख करके प्रकार को घुमाएंगे उस बिंदु को आप क्या रख लेंगे, C रख लेंगे। जिस बिंदु से ये कट के बाहर निकलेगा वह बिंदु को निकलेगा P, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में आप स्केल से माप करके बीच में लिखेंगे। ये नहीं कि कोई कहीं पे भी आप लिख लेंगे, बिल्कुल बीचों बीच आप F लिखेंगे। स्केल से माप लीजिएगा, दोनों बराबर होना चाहिए दूरी, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं हुआ तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, आगे चित्र बनाइएगा आपका हमेशा गलत आएगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक गोल दर्पण बनाना है, एक डंडा खींचना है, एक दर्पण बना के उसमें बिंदु P को करना है, और जिस बिंदु से आपने गोला खींचा था उस पे C रख देना है, और दोनों के बीच में बराबर दूरी माप करके आप F रख देंगे। यहाँ पे भी यही काम, गोला आपने इधर किधर से बनाया था, इस साइड से बनाया था, मान लीजिए यहाँ से बनाया था, ये हो गया C, ये हो गया आपका P, तो इन दोनों के बीच में जितना दूरी है डिस्टेंस बीच में ये हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा। आप ऐसे नहीं नापेंगे, आप किससे नापेंगे, स्केल से करेंगे, आपको बिल्कुल स्केल से करना है। तो हमने क्या दूसरा लाइन क्या किया, बिंदु पर P, C और F को अंकित कर दिया। अब क्या है, तीसरा लाइन देखते हैं, वस्तु की स्थिति हमेशा दर्पण के बाएं तरफ होती है। मतलब वस्तु को कहां पर रखना है हमें, दर्पण के बाएं तरफ। बाएं कहां होता है, ये दर्पण है, तो इस साइड दाएं होगा, इस साइड बाएं होगा, तो बाएं तरफ हमें रखना है। तो दर्पण के बाएं तरफ हम कहीं पे भी रख सकते हैं, तो दर्पण के बाएं तरफ हम वस्तु को रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ रख लिया, याद रहेगा दर्पण के कहाँ रखना है, आपको बाएं तरफ रखना है। चलिए इसमें रख के देखिए, इसमें तो बहुत छोटा हो गया, कोई बात नहीं, आप तो यहाँ मत बना लेना, आप नीचे बनाना साफ,
तो मैं यहाँ रख देता हूँ, रख दिया मैं, यहाँ पे वस्तु रख दिया, ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु की एक अपनी हाइट है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा तीसरे में, वस्तु की जो स्थिति है उसको दर्पण के बाएं तरफ, दर्पण के बाएं तरफ मुख्य अक्ष से सटा के रख दिया। अब दूसरा नंबर, चौथा नंबर, आपतित किरण दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से गुजरती है। आपतित किरण जो भी होती है वह दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से गुजरती है। चलिए आपतित किरण समझते हैं। आपतित किरण मतलब वस्तु से निकलने वाली किरण। वस्तु यहाँ है, यहाँ से किरण निकलेगी, वो किरण एकदम सीधा बनाइएगा आपको, बिल्कुल सीधा, क्योंकि बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो स्केल से आप खींचेंगे इस किरण को, ये इधर से इधर जा रही है किरण, ठीक है। तो ये दर्पण से टकराकर यहाँ टकराई, टकराने के बाद टकराकर मुख्य फोकस से गुजरती है। तो किससे गुजारिएगा आप लोग? मुख्य फोकस से गुजारिएगा। किससे गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है, बना। चलिए इसमें देखिए, ये ऐसे गया, और अब तो इस साइड क्या है, क्योंकि एफ यहाँ है, तो इस साइड तो दर्पण है, दर्पण जाने देगा प्रकाश को उधर, तो नहीं जाएगा। तो इधर क्या करेंगे हम लोग? डैश डैश करके करेंगे, ई डैश डैश डैश, ठीक है। अब डैश डैश करके किससे गुजरी? एफ से गुजरी। परंतु यहाँ डैश डैश हो रहा है, परंतु इसका सीधा अगर खींचेंगे स्केल लगा के, तो स्केल लगा खींचेंगे तो स्केल से ये सीधा इधर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2, ठीक है। फिर है तीसरा नंबर, चौथा, कितना? 4 हो गया, 5वां, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण। किससे? सी से गुजरने वाली किरण दर्पण से टकराकर पुनः वक्रता केंद्र मतलब सी से गुजरती है। जो सी से गुजरती है, देखो यहां से सी से गुजारो, सी से गुजर रही है, सी से गुजारो, ये जो सी से गुजरेगी वो हमेशा दर्पण से टकराएगी। तो दर्पण को थोड़ा सा बड़ा बनाना, किससे टकराएगी? दर्पण से। जितना इधर बढ़ा के इधर भी कर देते हैं। हमेशा किससे गुजरेगी? सी से गुजर के जो दर्पण से टकराएगी, मान लीजिए इधर से गई, दर्पण से टकराने के बाद से दोबारा लौट जाती है, दोबारा देखिए लौट गई। देखिए वक्रता केंद्र से गुजरने की वाली किरण दर्पण से टकराकर पुनः वक्रता केंद्र से गुजरती है, मतलब पुनः, चाहे आगे लिख सकते गुजरती है, चाहे लिख सकते पुनः वक्रता केंद्र से होते हुए लौट जाती है। है ना? तो लौट गई, यहां लौटी कि नहीं? देखिए यहां से गई और यहां से निकल गई। और ये एक और यहां वाला का मिलाते हैं, इसको इससे। स्केल है आपके पास, तो स्केल से मिलाइए, तो मैं मिलाता हूं, देखिए। अब यहाँ तो डाइजेस्ट करके जाएगा, ये रहा डाइजेस्ट करके, ठीक है। और ये वाला इधर गया, परंतु यहाँ से टकराया, टकराने के बाद फिर वापस लौट गया। लौट गया कि नहीं? जैसे इसमें लौटा वापस, इधर से गया, इधर से लौट गया, मतलब पुनः वक्रता केंद्र से क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो 5वां समझ में आया आपको। छठा नंबर सबसे लास्ट, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये अभी आपको मैं नहीं बता रहा हूं, बस अब आपको इतना समझ में आया, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको प्रतिबिंब बनाना होता है। क्या बनाना होता है? प्रतिबिंब। तो ये 6 नियम है, ये 6 नियम याद रखिएगा। छठा मैंने नहीं पढ़ा है, छठा मैं इसके बाद अभी नेक्स्ट दिन आपको कराऊंगा, तो उसमें आपको कराऊंगा। तो पहले 6 नियम को आपको याद रखना है। पहला नियम मैंने क्या बताया? अब हमेशा दर्पण को किससे बनाओगे? प्रकाश से बनाओगे। दूसरा नियम क्या बनाया? कि दूसरा नियम में मुख्य अक्ष पर P, F और C को प्रदर्शित करोगे। फिर तीसरा नंबर मैंने क्या बताया? कि हमें वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखना है। चौथा नंबर हमने बताया कि जब भी वस्तु, जो भी आपतित किरण गुजरेगी दर्पण से टकरा के, तो किससे गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी, जो कि यहाँ पर अपने दर्पण से टकरा के मुख्य फोकस से गुजरती है। और पांचवा हमने पढ़ा, वक्रता केंद्र से जो भी वस्तु गुजरेगी, जो भी प्रकाश से किरण गुजरेगी, वह दर्पण से टकरा के दोबारा वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। और छठा नंबर क्या है? कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण दर्पण के से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है ऐसे
कि जब दर्पण है ये, जब आप बनाइएगा ना तो बिल्कुल साफ साफ आप बनाइएगा तो आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी दर्पण बनेगा। बराबर दूरी पे मैंने रख दिया है। क्या कर रहा है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, मतलब जो किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरी, मुख्य फोकस से गुजरी तो वह दर्पण के द्वारा क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देख रहे हैं, इससे गुजरने वाली जो भी एफ से जो भी गुजरेगी वो मुख्य अक्ष से क्या आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर है। इसमें भी देखिए एफ पी, ये है एफ से गुजरने वाली, एफ से देखिए गुजरना है, ये ठीक है, एफ से गुजरेगी, इधर तो डैश करके दिखाना है, तो कहां गुजरेगी, यहां से टकराने और फिर इधर लौट गई, इधर से गई और इधर लौट गई, मतलब लौट कैसे गई, मुख्य अक्ष के क्या हुई, बिल्कुल समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो इस पर भी इतना आप ध्यान मत दीजिए, ऊपर का 5 ही आप लोग याद रखिए, ऊपर का कौन सा कितना याद रखिए, 5, क्योंकि इसके बाद वाला जो हम लोग टॉपिक नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे उनमें इस नियम का हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को इसको बिल्कुल अच्छी तरह देख लीजिए, और मैंने आपके पास पीडीएफ भेजा है, उस किताब में आप लोग एक बार देखिएगा, आपको इसमें अच्छी तरह मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग गोलीय दर्पण का, जो हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट में हम गोलीय दर्पण के जितनी भी स्थितियां हैं सभी स्थिति पे प्रतिबिंब का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो आप इन पांचों को एक बार कीजिए, इन दोनों फिगर को बना के देखिए, और इन पांचों लाइन को, 6 लाइन को इन दोनों फिगर में देखिए कि कहां कहां कौन बैठ रहा है। ठीक है, आज के इतना ही काफी है, धन्यवाद।